आता है, मेरी बात समझ में आ जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास इथेनॉल है और मुझे उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस है, और मेरे पास वाटर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पता है। तो एक वेसल में मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूँ, और मिक्स करने के बाद जब मैं हीट करता हूँ तो क्या होगा, पहले इधर उड़ के कौन आ रहा होगा, इथेनॉल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पहले बॉइलिंग पॉइंट इधर, तो इथेनॉल इधर आ जाएगा, वाटर इधर आ जाएगा, तो वी आर सेपरेटेड देम बाय डिस्टिलेशन। लेकिन अगर आपने इथेनॉल ले लिया अबाउट 95%, ये हो गया कितना, अबाउट 5%, इस रेशियो में मिला के अगर आप इसमें डालोगे और आप इसे हीट करना शुरू करोगे तो पता चलेगा टेम्परेचर 45 आ गया या 50 भी आ गया, और यहाँ पे कुछ नहीं आया, इधर कुछ मिलना ही नहीं। इसका मतलब इथेनॉल टेम्परेचर इस मिक्सचर का 45 से ऊपर पहुंचा दिया, तब भी इधर कोई बूंद नहीं टपकी, इसका मतलब इथेनॉल 45 पे सेपरेट नहीं हुआ। दोबारा बोलो सर, एक स्टूडेंट कुछ बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे थे सर, आवाज साफ नहीं आई, दोबारा बोलो। हाँ, ऐसे मान लो 1 मिनट के लिए रेज हो गया, थोड़ी देर के लिए, तो एक टेम्परेचर आया, मुझे नहीं पता क्या है, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, कुछ वैल्यू होती है, मुझे वैल्यू याद नहीं है ना, मेरे को याद करने में इंटरेस्ट रहता बोर्ड के लिए। मान लो 1 मिनट के लिए 56 डिग्री सेल्सियस पर इधर जो है बूंदे टपकनी शुरू हो गई डिस्टिलेशन में, और 56 रहते रहते पूरा इधर से इधर आ गया, पूरा पूरा, तो इट इज बिहेविंग एज अ प्योर लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 56 डिग्री सेल्सियस या नहीं? अगर ऐसा हो रहा है तो ये मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स है, फिर भी बिहेव कर रहा है एज ए प्योर लिक्विड विद 1 बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं, बोल दो, कल लिखा के तो भेजा था सर, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर। तो वो इस पर्टिकुलर परसेंटेज भी होगा, आपको कि मैं इसको 80 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ, फिर होगा क्या, नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन पे ही। ठीक है, डेफिनेशन देखो एक बार पढ़ के समझ आ गई या नहीं आ गई। मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स व्हिच बिहेव्स एज प्योर लिक्विड दैट इज हैविंग 1 बॉइलिंग पॉइंट दैट इज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय। क्लियर हो गया? अब उसका रीजन क्या कराया था, जो मेरी बुक में चुपके से एक लाइन में लिखा हुआ है कि जो कंपोजिशन है वेपर फेज में और जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन फेज में, वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इस वजह से दोनों सेपरेट नहीं हो रहे होते। बताइए आ रहा क्या? अब मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप का एग्जांपल आपको 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर बताया था क्या? तो मैं जब पेपर देने जाऊं तो मुझे ये तो याद रहता था कि मेरी बुक वालों ने, मेरे टीचर ने, मेरे नोट्स ने मुझे एज़ोट्रॉप में मिनिमम और बॉइलिंग का मैक्सिमम का बस एक एक एग्जांपल हटवा रखा है। एक तो इथेनॉल वाटर वाला है और एक नाइट्रिक एसिड और वाटर वाला है। अब मैं ये भूल जाता हूं कि कौन सा उनमें से मिनिमम का था और कौन सा उनमें मैक्सिमम वाला। तो मैंने एक बहुत खराब सी ट्रिक निकाली, देखना समझ आती है क्या। मिनी, मिनी मतलब समझ गए, छोटा। तो कलयुग में, मॉडर्न जमाने में छोटे छोटे कपड़े पहनना और अल्कोहल पीना, अल्कोहल ही तो है जो ड्रिंक किया जाता है, फैशन है ना। तो बस मुझे याद रहता मिनी मम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप वाला कौन सा। अच्छा, मिनी वाले लोग तो इथेनॉल पीते हैं, इथेनॉल पीना अपनी शान समझते हैं। इतनी सी ट्रिक से मुझे ध्यान रहता है कि मिनिमम वाला इथेनॉल वाला केस है, इसका मतलब मैक्सिमम वाला नाइट्रिक एसिड वाला केस होगा। बोलो, याद रहेगा? दूसरी बात, क्या मुझे 11th क्लास का बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन याद है? ठीक है, तो इसलिए ये सही नहीं है। सही क्या, ध्यान देना है, बार बार बात आ रही है और बाकी के चैप्टर में ये बात ही खूब काम किया है। ये लिक्विड रखा हुआ था कल प्योर, उड़ने की कोशिश कर रहा था, उड़ने से अगर हम इसको ढक देते थे, इसका इक्विलिब्रियम आ जाता था, इक्विलिब्रियम आने पर इसका जो प्रेशर होता था उसको वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहते थे। मान लो मैंने अज्यूम कर लिया वो 400 है। ये कौन है जो इसे नीचे दबा रहा है, और वो सी लेवल पे या कहूँ अप्रोक्सीमेटली 760 mm। तो मान लेते हैं हम जिस जगह, जिस शहर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्जैक्टली 760 mm है, तो ये 400 ऐसे तो ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा है और 760 से इसे नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसके लिए उड़ना मुश्किल हो गया होगा, इसलिए धीरे धीरे उड़ रहा होगा, इसलिए सिर्फ सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ही थोड़ा बहुत उड़ पा रहे होंगे। अब आपने लगा दी इसके नीचे फ्लेम। अब ये आपने परसों पढ़ा था, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप हीट करते जा रहे हो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, इस लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा क्या? और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो तो उतना ही रहेगा ना।
इस वक्त मेरे सिर पे जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है वो किसकी वजह से काम कर रहा है वो भी पढ़ाया था आपको। ये अगर हमारी अर्थ है, ये आप अर्थ के सर पे खड़े हो, ये आपका सर है, तो ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेज है, तो ये जो जितनी लेयर्स आपके सिर पे आ रही होंगी वही तो। अब इस आदमी को आप हीटर पे बिठा दो तो जो कुछ होगा इस बेचारे आदमी का होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो उतना ही रहेगा इसके सिर पे। तो ये आपका बढ़ता जा रहा है विद इंक्रीज इन। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पर ये 400 वाली वैल्यू बढ़ते 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 760 हो जाएगी? और जैसे ही वो टेम्परेचर आएगा ये सारा का सारा लिक्विड एक साथ क्या सोचेगा, हट जा हवा, हट जा प्रेशर एटमॉस्फेयर, मैं सारा उड़ जाऊंगा। सोचिएगा तो नहीं उड़ पा रहा होगा सारा एकदम, लेकिन पूरा नीचे से भी बुलबुले बुलबुले सब उठने लगता है ना। तो बॉइलिंग इज सरफेस फिनोमेना या बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना? एंड एवोपरेशन वाज, तो देखो बढ़िया नोटिसेबल पॉइंट क्या आ गया जो हमने 11th में भी किया था कि एवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, और बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना विच टेक्स प्लेस ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जिन्हें पता है वो ठीक है, जिन्हें नहीं पता लिख लेना। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमेना टेकिंग प्लेस एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एट विच। और फिर उसके बाद मेरे हाथों को देखो, क्या ये लिक्विड की ऊपर उड़ने की इंटेंशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और ये एटमॉस्फेयर की उसको नीचे दबाने की कोशिश। अब इसके नीचे ये कौन है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इसके नीचे हमने फ्लेम लगा दी तो ये वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है क्या? और बढ़ते बढ़ते जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये दोनों, ये कौन एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये कौन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इक्वल हो जाता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर का नाम। सचमुच में तो इससे ये थोड़ा ज्यादा होना चाहिए तभी तोड़ेगा, लेकिन अब ज्यादा के नाम पे तो कितना भी ज्यादा हो जाए तो भी उड़ता ही जाएगा। इसलिए उन्होंने लिमिटिंग वैल्यू क्या बना दी, नहीं लिमिटिंग वैल्यू क्या बना दी कि एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, तो जिस पे इक्वल हो जाए उसी को मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लिखो द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट में डैश लगा के द टेम्परेचर एट विच। अब मेरी कहानी अगर आप समझ गए हो तो इसको ध्यान रखना, इस चैप्टर में मुझे 3 बार और जरूरत पड़ेगी, 3-4 बार। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू atmospheric pressure is called atmospheric pressure, external pressure is called its boiling point, is called its boiling point। बताइए आया कि नहीं? और फिर से एक लाइन छोड़ के लिखना, पहले सुनना फिर लिखना। अगर मैं सहारनपुर में हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, या मैं लेह लद्दाख में हूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। इस फिगर को दिमाग में देखते हुए, क्योंकि सहारनपुर सी लेवल के पास है एज कंपेयर टू लेह लद्दाख के, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहारनपुर में ज्यादा है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहां होगा? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा इसको हीट कर करके उतना ज्यादा करना पड़ेगा ना, किससे उड़ जाए। तो आप एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है, एट हायर एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, at higher altitudes atmospheric pressure is low। लिख लिया? और उससे नेक्स्ट लाइन में क्या लिख रहे हो? नहीं अब अगली लाइन में आप लिख रहे हो हायर द एटमॉस्फेयर, बल्कि ऐसे करके लिख रहे हो लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्रैकेट में लिख लो एक्सटर्नल प्रेशर, लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट या हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट? लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना? तो मैं रिवर्स लिखना चाहूँ लिख लूँ, जो मैं नहीं लिख रहा कि हायर द एक्सटर्नल प्रेशर, हायर द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। फिलहाल बोर्ड पर जो आप प्लॉट देख रहे हो ये पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन का प्लॉट है। अब जरा सी कॉमन सेंस लगा के देखना, क्या मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइनमेंट कर रहा हूँ, आप घबराना नहीं, पहले सुन लेना मेरी, उसके बाद अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, नोट्स में कुछ करना। इस वाले प्लॉट को ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कौन सा सॉल्यूशन विच इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन? क्योंकि अगर ये होता तो वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और ये ब्लैक वाला ये वाला दिखा रहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन।
ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। ये जो डॉटेड वाला प्लॉट है ये तो क्या दिखा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और जो ये इसके जस्ट नीचे ब्लैक वाला है ये क्या दिखा रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज शोइंग डन। अब जरा सा ये सोचो, इस वाले प्लॉट पर ये वाला जो पॉइंट है, चमक रहा है क्या पॉइंट जो मैंने अभी दिखाया, क्या ये इस पूरे प्लॉट पे लोएस्ट पॉइंट है, इससे नीचे और कोई नहीं है। इसके लेफ्ट जाऊं तो भी थोड़ा ऊपर उठ रहा हूं और इसके राइट जाऊं तो भी थोड़ा ऊपर उठ रहा हूं। कोई मैडम नो सर कह रही है शायद, नो सर कह रही है तो मैडम प्लॉट उस हिसाब से थोड़ा डाउन कर देता हूं ऐसे। तो आपने अपने इस वाले प्लॉट पर वो पॉइंट ढूंढना है जो लोएस्ट हो। ये जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट साइड पे आ रहा हो, वो हो सकता है राइट साइड पे आ रहा हो, लेकिन लोएस्ट। तो लोएस्ट वाले से आप यहाँ परपेंडिकुलर खींचो, तो जब यहाँ परपेंडिकुलर खींचोगे तो यहाँ एक्स की कोई वैल्यू होगी या जीरो होगा एक्स से, और जब एक्स की कोई वैल्यू होगी तो पक्का एक्स बी भी कोई वैल्यू होगी जो 1 माइनस एक्स करने से मिलती होगी। यानी वो प्योर कंपोनेंट है या कोई सॉल्यूशन है। तो ये कंपोजिशन वाला जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसा है, एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर है। और एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर को शॉर्ट कह दूं एज़ोट्रॉप है। और कैसा एज़ोट्रॉप है ध्यान देना, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। तो ये कंपोजिशन वाला जो मिक्सचर है, ये कंपोजिशन वाला जो मिक्सचर है, पहली बात वो एज़ोट्रॉप जैसा बिहेव करेगा, मींस डिस्टिलेशन से सेपरेट, मींस उसका एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, मींस वो प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करेगा। और वो कौन सा किस्सा होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप वाला होगा। यानी 68% HNO3 वाला किस्सा या 95% इथेनॉल वाला किस्सा। 68% HNO3 वाला बिल्कुल सही। तो वो सारे सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर दिखाते हैं, वो किसी एक सिंगल एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कैसा बिहेव करेंगे। अब आप बार बार मेरे को कह सकते हैं आप मैक्सिमम क्यों करे जा रहे हो। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप इस जगह पे इसका वेपर प्रेशर मिनिमम है या मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर। और जब वेपर प्रेशर मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। भी लिखा तो आपने जितना वेपर प्रेशर, अच्छा ऐसे करके नहीं लिखा तो लिख लो वहां एक लाइन, अभी जो आपने लिखा है ना उसमें एक लाइन छोड़ के फिर से लिख लो जहां लिखा था। अभी आपने लिखा था लोअर द एक्सटर्नल प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, लिखा था ना। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के दोबारा लिख लो, लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड हायर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि उस वेपर प्रेशर को गर्म कर करके इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाए। तो अब इसका वेपर प्रेशर मिनिमम है या नहीं, और जब इसका वेपर प्रेशर मिनिमम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मैं आपको कहानी सुना रहा था ना कि इथेनॉल का 45 है, मान लो वाटर का 100 है, और सॉल्यूशन जो आया उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ और, तो कुछ और के नाम पे मैंने झूठ मूठ बोला था 56, मुझे नहीं पता कितना है, बुक्स में दिया हुआ है, मुझे याद नहीं करने की जरूरत पड़ी कभी। तो वो वैल्यू से मुझे क्या पता चल जाएगा कि वो जो कुछ भी है वो 45 और 100 से अलग होगी, समझ गए। अब अलग हो चाहे जो भी हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। क्यों कहलाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका वेपर प्रेशर मिनिमम है। अब आप यहीं की यहीं जल्दी से ये बात याद करके देख लो, अगर प्लॉट ऐसा था तो दिस इज फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आप मत बनाना इसे, जो आपका ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कर लेना। अब ये कर दे तो कौन सा डेविएशन था, तो क्या ये वाला पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट है इस पूरे प्लॉट पे। तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी तो कोई सॉल्यूशन होगा, तो ये कैसा होगा, हाँ सर मैं मान रहा हूँ, दोबारा देख लीजिए अब क्लियर हो गया। ये वर्ड जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कॉलगेट की याद आती है, कॉलगेट की। इन्हीं का एक नाम ये भी है जो मेरी बुक में नहीं छपा। क्या पढ़ा, स्टेटमेंट लिख लो अगर थ्योरी के पेपर में क्वेश्चन आई जाए तो, प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन, या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच आर डिपेंडेंट ऑन, properties of solution which are dependent on number of solute particles and not on number of solute particles and not on their nature, not on their nature, ठीक है। number properties of solution which are dependent on number of solute particles and number of solute particles and not on their nature are called
आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब देखो इसकी बढ़िया सी कहानी है जो किसी बुक में नहीं दी हुई, मैंने बनाई हुई है। ये हमने एक बीकर में पानी लिया 1 लीटर, एक दूसरे बीकर में पानी लिया 10 लीटर। इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर के लिए नॉट लगाते थे क्या हम पीछे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस आया किसका, 1 लीटर वाटर का। इसमें मान लीजिए मैंने लिया 2 लीटर वाटर, 2 लीटर बदल रहा हूं मैं स्टेटमेंट, 1 लीटर से 2 लीटर, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। बोलो हाँ। 3 बीकर में हमने वापस 1 लीटर पानी ले लिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो चाहे 1 लीटर ले रहे थे और चाहे 2 लीटर ले रहे थे 100 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा था। अब इस पानी में मैंने 60 ग्राम यूरिया घोल दिया। यूरिया जानते हो, जो नहीं जानते हो लिख लेना, इज इक्वल टू यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 आता है। कितना यूरिया डाल दिया, 60 ग्राम यूरिया। ठीक है, अब यूरिया डालने के बाद यूरिया इसमें घुल जाएगा, घुलने के बाद सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स यूरिया के भी आ जाएंगे क्या, तो इस वाटर का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा, वाटर का वेपर प्रेशर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा घट जाएगा। सबने खूब बढ़िया से पढ़ लिया, घट जाएगा। और अगर वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट, आज पढ़ लिया, जितना वेपर प्रेशर कम हो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता। और मान लीजिए वो कितना हो गया बढ़ के 3 कर देता हूं मैं। ठीक है, तो फिर पूछे चेंज कितना हुआ, तो देखो इस चेंज को मैं डेल्टा टीबी लिखूं क्या, और डेल्टा टीबी को अगर मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती हो तो मैं लिख सकता हूं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख सकता हूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। रिपीट, क्या हो गया, कितना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डन। अब इसमें मैंने मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट 180 होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज डाला और सपोज कर लो वो भूल गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा क्योंकि सरफेस पे फिर से कुछ मॉलिक्यूल्स। अब यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होता है और ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। किसका मॉलिक्यूल मोटा होगा, बड़ा होगा, ग्लूकोज का बड़ा मोटा आना चाहिए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा है इससे। तो इसमें बोलूं पतले पतले चूहे डालेगा, इसमें मोटे मोटे हाथी डालेगा। ऊपर से ये 60 ग्राम डाला, ये 180 ग्राम, उससे 3 टाइम्स। तो यहां सरफेस पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वहां से ज्यादा आ गए होंगे यूरिया से ज्यादा, तो इसका वेपर प्रेशर उसके मुकाबले ज्यादा कम हो गया होगा। और जब उसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम हो गया होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा होगा और 103 से ज्यादा ही होगा। 103 से ज्यादा आना चाहिए। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया, 103 ही आया। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस ही आया। हमने कहा बजाओ उबारो कूटो इनको, जब झूठ बोल रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं भाई, इससे ज्यादा डाला है। अब साइंटिस्ट तो सोचने में परेशान, कोई तो एक बात होगी इन दोनों में घुलने के बाद भी सेम रही होगी, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम हुआ। ये पतला है, ये मोटा है, ये कम डाला है, ये ज्यादा डाला है, फिर भी सेम है। तो इसमें कोई तो एक बात होगी जो दोनों में सेम होगी, जिसकी वजह से सेम रहा होगा। तो अब इसका भी आपने 1 मोल डाला है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसका भी 1 ही मोल डाला है, मॉलिक्यूलर वेट को 180, इसका 1 मोल डाला है ना, यानी इसके कितने मॉलिक्यूल्स डाले हैं। तो इसका मतलब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट पार्टिकल्स ही तो सेम है दोनों में। अब वो सॉल्यूट पार्टिकल पतला था, ये मोटा था, उसने इस चीज को कंसिडर किया या कितने से कंसिडर किया, बस इसने थोड़ी कहा कि मुझे जो है सूखे सूखे चूहों ने वोट दिया और मुझमें जो है मोटे मोटे हाथी पहलवानों ने वोट दिया। नहीं, उसने देखा बस कितने चूहों ने वोट दिया, उसने देखा कितने हाथियों ने वोट दिया। यस और नो। तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट जानता कोई बहादुर, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसमें मैंने 58.5 ग्राम NaCl डाला, कितना मोल, तो 1 ही मोल इसमें आया। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कितना होना चाहिए, इसमें 1 मोल से 3 डिग्री बढ़ा, इसमें 1 मोल से 3 डिग्री बढ़ा, तो इसमें भी 1 मोल से 3 बढ़ा चाहिए, क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज आ, वो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर दिया। वो मोल्स किसके हैं उसे उससे मतलब नहीं है।
यहाँ पे 106 हो गया, या कहो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 6 डिग्री आएगा। ये तो सच है, ये सही है, लेकिन मुझे इसे अभी नहीं पढ़ना है, चैप्टर के लास्ट में पढ़ूंगा। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए, और ये कहानी सारी समझाऊंगा तब जब मैं लास्ट में पहुंचूंगा। बोलो हो गया कि नहीं? उस कहानी को मान लो भी नहीं है पिक्चर में, सारे न्यूमेरिकल्स भी इसी बेसिस पे हो रहे हैं, वो भी आएगा भी नहीं न्यूमेरिकल्स में भी, तो फिर तो समझ आ गया। तो अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है तो लिख लीजिए, जहां भी हेडिंग हेडिंग ये फोटो बनानी है तो बना लो, बढ़िया सा आइडिया क्लियर करती है और किसी बुक में नहीं दी हुई। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का हिंदी मतलब बोलूं बढ़ना, एलिवेट करना यानी ऊंचाई पे जाना। और नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस मतलब दबाना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होगा, कम होगा, कैसे क्या पढ़ेंगे। और फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल कराने के लिए बहुत बढ़िया सी ट्रिक्स दे रहा हूँ, बस उसके बाद अगर मेरा न्यूमेरिकल नहीं हो रहा या गलत हो रहा तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी होगी, सिर्फ लेक्चर सुना होगा। क्योंकि जब तक मैं फॉर्मूले लिखूंगा नहीं क्वेश्चन करते हुए बार बार, वो मुझे याद नहीं होते, और जब वो याद नहीं होते तो जो चीज़ न्यूमरेटर में लिखनी होती है वो डिनोमिनेटर में जा रही होती है, डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर में जा रही होती है। तो देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, मैंने एक एग्जाम दिया केमिस्ट्री का था, 100 मार्क्स का पेपर था और मेरे 100 में से 98 मार्क्स आए मान लें। फिर 6 महीने बाद दोबारा पेपर हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, और मेरे इस बार 95 मार्क्स आए। तो लोअरिंग हुई या इंक्रीज हुआ? कितनी लोअरिंग हुई? 98 माइनस 95, 3 मार्क्स की लोअरिंग हुई, बिल्कुल सिंपल। अब मैं पूछ रहा हूं कितनी रिलेटिव लोअरिंग हुई, अगर मैथ्स या फिजिक्स कुछ लगा पा रहे हो तो। बिल्कुल सही पकड़ा आपने सर, 3/98। 3 लोअरिंग हुई किस पे? 98 पे। तो 3 जो मेरे गिरे वो 3 100 पे से गिरे या 3 98 पे से गिरे? क्योंकि अगर वो 100 से गिरे होते फिर तो 5 की लोअरिंग हुई। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से इस बात का क्या लेना देना? तो ये बताइए पी कौन था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए या पार्शियल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और पी नॉट ए कौन था? प्योर सॉल्यूशन भी होता था क्या सर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए था। हेडिंग बना लीजिए दोबारा से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, एलेबरेट कर रहे हैं। और वीपी ऑफ सॉल्यूशन, बल्कि मैं लिख दूं क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हो गया हूं थोड़ा सा, वीपी ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ या नहीं? फिर अगली लाइन में पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसकी जगह पी नॉट बी एक्स बी, या नहीं? अब इफ सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, यानी वो उड़ता नहीं है, यानी पी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी? प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना होगा अगर वो उड़ता ही नहीं है तो? 0। तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से प्लस 0 हो जाएगा क्या? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए हो जाएगा नहीं? क्या मैं एक्स को रब करके उसकी जगह 1 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? बिकॉज वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू, कॉपी कर लिया क्या? अब इससे खेलते हुए मैं ये कर सकता हूं क्या? मैं गलत किया सब कुछ? यस सर कर रहे हो आप बस बिना दिमाग लगाए। अब बताओ ये आएगा या वो आएगा? अरे मैच लगा लो थोड़ी सी, लेफ्ट राइट खेलना है। ओ मैं खेल के दिखाऊं, खेलना ना रहा हो तो? पहले वाला ठीक था। पहले वाला क्यों ठीक था सर? यही तो ठीक है। देखो बच्चों की तरफ फिर जब नहीं आ रहा तो P इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ब्रैकेट खोलने से। फिर पी नॉट ए एक्स बी इधर ले आओ, ये पी नॉट ए और ये पी उधर ले जाओ, और फिर पी नॉट ए यहाँ से रब करके यहाँ ले आओ। यही नहीं लिखा हुआ?
करके देखना होता सर, ऐसे नहीं बोलना। अब मैं यहाँ से ए रब कर दूं तो कोई बहादुर है जो मेरे से लड़ने के मोड़ में आ जाए कि जी ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये पी नॉट ए का है या बी का है? पी नॉट ए भी होता था, पी नॉट बी भी होता था। अगर मैं यहाँ से रब कर दूं तो क्या पता वो किसका है? टेंशन या नहीं? एक का ही होगा ना, क्योंकि बी का तो हो ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला काम ही कब कर रहा है? जब आपका सॉल्यूट। इसलिए ए लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है किसका है? सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो 400 था मेरी कहानी में, फिर मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया था, तो सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया था या नहीं? तो ये सपोज 400 था, देखो ये 400 था, अब ये हो गया, मान लीजिए ये मैंने डाला जो वहां पे, इसकी मोल फ्रैक्शन है 0.8, तो 400 इंटू 0.8 कितना हो गया? 320। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? तो यहाँ लिखूंगा 400 और यहाँ क्या लिखूंगा? तो मैं क्या कहूंगा, मेरे सॉल्वेंट का, मेरे पानी का वेपर प्रेशर 400 था, मैंने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, डालने से उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया? घट गया क्या? तो क्या हो गया? लोअरिंग हो गई क्या वेपर प्रेशर की? कितनी लोअरिंग हुई? आप बोलो जी 400 माइनस 320 हुई या नहीं? और कितनी रिलेटिंग हुई अपॉन 400? भाई कितनी लोअरिंग हुई? 400 था, अब हो गया 320, कितनी रिलेटिव हुई? हमने नहीं कहा था आपके सर 98 मार्क्स आए, दूसरी बार आपके 95 आए, कितनी रिलेटिंग हुई अपॉन 98? तो 400 था, सॉल्यूट मिलाने के बाद 320 हो गया, कितनी लोअरिंग हुई? जितनी कितनी रिलेटिंग हुई अपॉन 400। तो ये एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? तो लिख लो इसके नीचे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस सर्कल को क्या है, ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कब? ऑन एडिंग, बोलो क्या? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू सॉल्वेंट, बोलो है या नहीं? क्या मैं एक्स बी को ये लिख सकता हूं इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला? तो क्या इससे ये आ गया कि पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी न्यूमरेटर? और एनबी कौन है? एनबी का नाम क्या है? तो इसका मतलब हैंस इट इज कनॉट प्लेस। इट कौन? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे जो डिपेंड करे उन्हें क्या कहते हैं? तो हैंस इट इज तो घबराना नहीं, ये बात परसों दोबारा शुरू करूंगा, तभी आप इस पे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, अभी न्यूमेरिकल शुरू मत करना, ठीक है?